Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एयर के बारे में हम बात कर रहे थे। एटमॉस्फेयर की हमने बात की। एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में, मींस कौन कौन सी गैसों का कितना कितना अमाउंट है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसमें हमने एयर की एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट जो थी अर्थ की सरफेस से स्टार्ट हो रही थी वो थी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। इन 5 लेयर्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। पता है आपको वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर किसको बोलते हैं बेटा? हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। वेदर कहते हैं मौसम को, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है? आपकी जलवायु। क्लास 6 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन है ऑफ स्मॉल एरिया, जो कि एक छोटे एरिया में होती है, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय में। आप देखिए वेदर मौसम जो है ना, ओवर टू ओवर और डे टू डे चेंज होने वाला प्रोसेस है। आप देखिए अर्ली मॉर्निंग मौसम कितना अच्छा होता है क्योंकि सन की रेज ज्यादा नहीं होती, ठीक है। दोपहर के समय मौसम कैसा होता है? बिल्कुल गर्म हो जाता है। अब मौसम गर्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? एकदम से हमें गर्मी महसूस होने लगती है, बादल छा जाते हैं, बारिश होती है। बेटा ये सब हम कहते हैं ना, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो बेटा जो मौसम है वो ओवर टू ओवर और डे टू डे चेंजेस होता है। अभी बारिश हुई, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद ही धूप निकल आई, बहुत गर्मी होने लगी, तो मौसम परिवर्तित हो गया। तो जो वेदर है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फ्यू आवर इन अ डे। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है फ्यू आवर्स इन अ डे, दिन के कुछ घंटों में ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक द वेदर स्लटरी एंड अनकंफर्टेबल। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, जब हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है तो वेदर को स्लटरी यानी कि बहुत ह्यूमिड बना देते हैं, एंड वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, हमारे लिए असुविधाजनक हो जाता है। मीन्स जो है उसमें चिपचिपाहट, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो बहुत ही चिपचिपाहट सा मौसम होता है, और तो मानो उसमें कंफर्ट नहीं रहता उस मौसम में। क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन, जबकि जो क्लाइमेट है रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लॉन्ग एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर है, जो आपका क्लाइमेट है, सारे के सारे, मान लीजिए हम किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया। इंडिया के टोटल वेदर को हमने लिखना स्टार्ट किया, उसका रिकॉर्ड बनाया, और टोटल वेदर का जब हम एवरेज निकालेंगे उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्ग पीरियड हो सकता है आपका कितना? क्लाइमेट में भी 3 मंथ और 6 मंथ या फिर और अ ईयर। टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर मीन्स तापमान, प्रेशर मीन्स दबाव, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, विंड मीन्स हवा, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण होना मतलब बारिश होना, ओले पड़ना, आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये सब वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट्स हैं। अब जो वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट है, इसमें सबसे पहला दे रखा है आपका टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर मीन्स तापमान। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। कि वायु, एयर के अंदर जो उसकी हॉटनेस, की एयर कितनी गर्म है या एयर कितनी कूल है, उसकी जो डिग्री है, कितना ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस उसकी हॉटनेस है, या 22 डिग्री उसकी कूलनेस है, या 10 डिग्री है उसकी हॉटनेस, और जो कोल्डनेस है उसकी डिग्री ही टेम्परेचर कहलाती है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और एयर का जो टेम्परेचर है इस मेजर्ड, उसे मापा जाता है इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र के द्वारा, कॉल्ड 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जिसे हम 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए, द स्टडी ऑफ वेदर, जब वेदर की स्टडी करते हैं तो उसे मीटियोलॉजी कहा जाता है, एंड द वेदर ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है वेदर की स्टडी को, क्लाइमेट की स्टडी को, और वेदर की स्टडी को मीटियोलॉजी कहा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है इस डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल, और सेल्सियस पैमाने पर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब पानी जमना शुरू हो जाता है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस।
0 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तो वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन जो है वो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है हीट और लाइट का। इट रेडिएट्स, इसमें से निकलती है हीट निकलती है इसमें से इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में। अर्थ रिसीव, मतलब जो सन है, सन में से जो किरणें निकलती हैं, हीट निकलती है, वो ऑल डायरेक्शन, सभी की सभी दिशाओं में निकलती है। एंड अर्थ रिसीव ओनली अ मिलियंथ पार्ट ऑफ द सन हीट और सोलर रेडिएशन, जिसमें से अर्थ सिर्फ सन की हीट का या सोलर रेडिएशन का 1 मिलियन पार्ट, सोचिए 1 मिलियन पार्ट मतलब टोटल हीट का ओनली 1 मिलियन पार्ट को ही अर्थ जो है रिसीव करती है, बहुत कम हीट को रिसीव कर पाती है। तो द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो इन सूर्य से आने वाली जो सोलर किरणें हैं जिन्हें पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, इज नॉन एज इंसोलेशन, उसे हम इंसोलेशन या फिर आतपन कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, वो फैक्टर्स, वो कारक जो टेम्परेचर को, किसी भी स्थान के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, जो आतपन की मात्रा है, वो पृथ्वी पर सेम नहीं रहती हर जगह। Therefore the temperature varies at different place। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पर डिफर होता है। The main factor responsible for the temperature, और टेम्परेचर के लिए जो एक मेन फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, आर द फॉलोज। वो कुछ मेन फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड। कौन सा है बेटा, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, मतलब वो प्लेस कौन से लैटिट्यूड पर है, कौन से अक्षांश पर है। जब आपने देखा कि हमारी पृथ्वी को इक्वेटर ने, हमारी जो अर्थ है वो राउंड है ना, और इसको जब इक्वेटर ने 0 डिग्री पर डिवाइड कर दिया तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड थी जिसे हमने इक्वेटर कहा। इसके अप एंड डाउन ये जो इक्वेटर्स, ये जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स है ना बेटा आपके 66.5 डिग्री एन और ये आपके 66.5 डिग्री एस, ये आपका नॉर्थ पोल और देन आपका साउथ पोल। अब कहते हैं कि प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, कि वो स्थान कौन से लैटिट्यूड पर है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि सन की रे सबसे ज्यादा इक्वेटर पर पड़ती हैं। जब इक्वेटर पर सन की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, मींस इस एरिया में हीट ज्यादा है, तो टेम्परेचर भी यहाँ पर इंक्रीज रहता है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, सन की रेस स्लैंटिंग होती चली जाती हैं, तिरछी होती चली जाती है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। तो देखिए, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, अमंग ऑल द फैक्टर्स लैटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे सभी फैक्टर्स में लैटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। सन से आने वाली किरणों को हम इंसोलेशन कहते हैं, और इक्वेटर पर जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। एंड डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल, और पोल की तरफ जाते ही ये घटने शुरू हो जाती हैं। Therefore, as we move from equator to either of the poles, जब हम मूव करते हैं या जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे हम साउथ पोल की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर डिक्रीज ग्रेजुअली, टेम्परेचर भी धीरे धीरे घटता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सन की रेस स्लैंटिंग होती चली जाती है, तो इंसोलेशन का अमाउंट भी कम हो जाता है। सेकंड है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस ऊंचाई। द हायर वी असेंड द लोअर इज टेम्परेचर। कह रहे द हायर वी असेंड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द लोअर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। This is due to the fact that the lower layer of the air near the surface are denser and the upper layer। कह रहे इसके पीछे क्या सच्चाई है कि द लोअर लेयर ऑफ द एयर, कि एयर की जो सबसे नीचे की लेयर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, सॉरी आपके ट्रोपोस्फेयर थी, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। जो सबसे नीचे की जो लेयर्स हैं अर्थ की, वो ज्यादा डेंसर होती हैं, मतलब वहां पर एयर ज्यादा होती है, वो ज्यादा डेंस है,
क्या कहते हैं, देन द अपर लेयर्स, ऊपर की लेयर की बजाय, मतलब जो ऊपर की लेयर है जैसे आपकी थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, उसके बजाय जो आपका ट्रोपोस्फेयर है उसमें एयर की डेंसिटी ज्यादा है। द परमानेंट स्नो कैप्स ऑन द हाई माउंटेन इवन द लो लैटिट्यूड, द परमानेंट स्नो कैप्स, परमानेंट मतलब हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती हैं पर्वत की ऊंची चोटियां, क्यों, इन द लो लैटिट्यूड इंडिकेट द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द हायर एल्टीट्यूड, ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि द टेम्परेचर डिक्रीज इन द हायर एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे टेम्परेचर अप होता है हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि जो आपके माउंटेन्स है इवन इन लो एल्टीट्यूड इंडिकेट, जो बर्फ ढकी रहती है, अब आपने भी नोट किया होगा हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पर्वत पर ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। इवन थ्रो लोकेटेड एट द इक्वेटर इज कोल्ड इनफ टू हैव अ परमानेंट स्नो कवर ऑन इट्स पीक, कह रहे हैं एग्जांपल दे रखा है माउंट कीनिया का, कि जो माउंट कीनिया जो पर्वत है वो इक्वेटर पर लोकेटेड होने के कारण, इक्वेटर पर स्थित होने के कारण भी उसकी जो चोटी है वो परमानेंट बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पर है। C is distribution of land and sea. Land and sea bodies heat up and cool down differently. Land and sea bodies मतलब जो land part है और जो water part है वो heat up and cool down, वो गर्म होता है और ठंडा होता है differently, अलग अलग। Land gets heated and cool down more quickly than water. जो हमारी अर्थ है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी होती है पानी की बजाय, ठीक है। Hence the temperature remain high, इसलिए टेम्परेचर हाई रहता है लैंड पर ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड लो ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड वाटर बॉडीज टेक लॉन्गर टाइम टू हीट और कूल, और वहीं पर जो वाटर बॉडीज है वो ज्यादा समय लेती हैं गर्म होने में और फिर ठंडा होने में। थस द एरिया नियर द सी, इसीलिए जो एरिया सी के नजदीक होते हैं, मिल्ड एंड मॉडरेट क्लाइमेट, वहां पर सौम्य और वहां की क्लाइमेट जो है सम रहती है। देखिए बेटा कैसे, जब हम सी पर होते हैं, सी आपने देखा कि लैंड और जो सी वाटर है वो डिफर गर्म होता है, लैंड जल्दी ही गर्म होती है। जब सन की रेस लैंड पर पड़ती है तो लैंड हीटअप होने लगती है। आप देखिए दोपहर होते होते 10-11 बजते हैं, जैसे गर्मियों में धरती बहुत गर्म हो जाती है, दोपहर होते होते तक तो बहुत ज्यादा हम नंगे पांव नहीं चल सकते, लेकिन जैसे ही सन की रेस स्लैंटिंग होनी शुरू होती है, सन जो है टाइम बढ़ता जाता है 3-4, मतलब सन के जो अस्त होने का समय है वो नजदीक आता है, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है और शाम तक टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। और वहीं पर जो आपका सी में जो वाटर है वो बहुत देर में गर्म होता है और इस कारण बहुत देर में ही ठंडा होता है। अर्थ जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन जो वाटर है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पृथ्वी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण लैंड एरिया जो है वो गर्म होता है और रात के समय वहां का टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जो समुद्र के तट के पास के प्रदेश हैं, क्योंकि पानी बहुत लेट गर्म हुआ था, इसीलिए वहां पर जो दिन का टेम्परेचर था वो भी ज्यादा गर्म नहीं हुआ और पानी बहुत ज्यादा देर में जाकर ठंडा हुआ, इसीलिए रात का टेम्परेचर भी ज्यादा कम नहीं हुआ। वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, ना तो ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी। फोर्थ पॉइंट है ओशन करंट्स। ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ एडजेंट लैंड एरिया कंसिडरेबली। कह रहे हैं ओशन करंट्स, जो ओशन करंट्स हैं इन्फ्लुएंस और प्रभाव डालते हैं टेम्परेचर पर। कौन से कहाँ के टेम्परेचर पर? ऑफ अ एडजेंट लैंड, जो सी एरिया के साथ में सटे हुए प्रदेश है वहां पर। वार्म करंट राइज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया। जब वार्म करंट आता है, गर्म जलधाराएं आती हैं तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। वेयर एज कोल्ड ओशन करंट, और वहीं पर जो ठंडे करंट है मेक द एरियाज कोल्डर, वो वहां के एरिया को ठंडा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोल्ड लेब्राडोर करंट, एक कोल्ड करंट का नाम है लेब्राडोर। जब लेब्राडोर करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, मतलब वो हायर जो है लैटिट्यूड से जब लोअर लैटिट्यूड की तरफ आते हैं तो क्या होता है? द कैनेडियन कोस्ट, जो कनाडा का जो कोस्ट है, रिमेन फ्रोजन, वो जमा रहता है ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय, क्योंकि वहां से कोल्ड करंट जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द वार्म नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट द कोस्ट ऑफ नॉर्वे, और दूसरी तरफ जो गर्म करंट है जिसका नाम है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, वो भी प्रभाव डालता है नॉर्वे के तट पर, एंड कीपिंग इट प्लीजेंट ड्यूरिंग द विंटर, जिसके कारण वो
विंटर के समय में भी बहुत प्लीजेंट, बहुत आनंदमय रहता है, क्योंकि गर्म करंट आ रहा है तो विंटर में भी वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहता, वो गर्म जलधाराएं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। ऑल्दो बोथ द प्लेसेस आर ऑन द सेम लैटिट्यूड, जबकि दोनों ही प्लेस सेम लैटिट्यूड पर है, फिर भी टेम्परेचर वहां का डिफर है। क्यों? वहां के कोल्ड और वार्म करंट के कारण। जब कोल्ड करंट आता है तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, और जब वार्म करंट आता है तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अब जब वार्म करंट एक ऐसी जगह पर आएगा जहां का टेम्परेचर पहले ही लो है, तो वहां का टेम्परेचर प्लीजेंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा विंटर में, मतलब लोगों को ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। और एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, यदि वहां से सर्दियों के दिनों में आपका कोल्ड करंट जाता है तो वो एरिया फ्रोजन हो जाता है। ड्यू टू द अबव मेंशन फैक्टर्स, ये जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े, मींस लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, एल्टीट्यूड, distribution of land and sea and the ocean current, distribution of temperature over the earth is not uniform, ये हमें बताता है कि अर्थ का टेम्परेचर सब जगह पर एक सा नहीं है। It varies horizontally as well as vertically, ये varies डिफर करता है horizontally, मतलब क्षैतिज रूप में तो डिफर है ही है, और ये क्योंकि जितना जितना हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वो उतना उतना अलग हो जाता है, लेकिन ये हॉरिजेंटली भी डिफर करता है। मींस जैसे कि आपने देखा, अब एक ही लैटिट्यूड पर थे, मान लीजिए हमने 33 वाली बात की, अब दो करंट जा रहे हैं यहाँ से, वार्म करंट भी और कोल्ड करंट भी। यदि वार्म करंट आ रहा है तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, और यदि कोल्ड करंट है तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है। तो मींस हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली, वो टेम्परेचर वहां का वेरी रहता है, डिफर रहता है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके।